हमारे मान्यवर नीतू सिंह जी, हमारे गिरिराज जी, रतनलाल जी, कारवान साहब, हमारे मास्टर जी, अमन भाई, हमारे विनोद जी, राकेश जी, सभी साथी हमारे और धर्म जी, सभी साथी, सभी मौजूद साथियों, आज ये मीटिंग खास तौर से मैंने बुलवाई है। हम मंगोलपुरी में हैं अभी यहाँ पर। और साथियों, आपको आज संडे के दिन थोड़ी कष्ट दिया गया है कि हमने पूरे देश में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू किया है और इसको पूरे जन जन तक पहुंचाना है। हर कॉलोनी में हर एक अपने समाज के सामने ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आज जो हमारा महान संविधान है, भारत का महान संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बाबा साहब ने इसको लागू किया था। और ये संविधान लागू होने के बाद से जो इस देश में अछूत कहलाने वाली जो जातियां थी, जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता था, उनको इस भारत के संविधान की वजह से इनको नौकरियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के उनको शिक्षा और रोजगार देने पड़े। वो मजबूरी हो गई कि 22.5% इनको SC/ST को आपको स्कूल में भर्ती करना है, इनको पढ़ाना भी है और फिर इनको सरकारी नौकरियों में आपने रिजर्वेशन के माध्यम से इनको नौकरियां भी देनी है। और जो जितनी भी सरकारों को हम चुनते आए आज तक, 1950 के बाद देश में, आपको पता होगा, आजाद तो हमारा कब हुआ था देश? 15 अगस्त 1947 को। अभी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने झंडा फहराया लाल किले पे। लेकिन भारत का जो संविधान था वो 3 साल बाद लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान देश के हाथ में सौंपा था कि उन्होंने बना के करीब 3 साल की मेहनत के बाद उसको जनता को सौंप दिया था कि भाई ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अब आप इसको, देश को चलाइए। और आपको पता हो, शायद ना पता हो, कि जब 1947 में हमारी सरकार देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक मनोनीत सरकार बनाई थी। वो इलेक्टेड सरकार नहीं थी। जो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सारे साथी, जिसमें बाबा साहब कानून मंत्री थे, वो मनोनीत सरकार थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी देश के पास, क्योंकि हमारा संविधान नहीं बना था। और जब 3 साल की मेहनत के बाद संविधान बनाया बाबा साहब ने, तो 1950 को लागू हुआ और फिर उसके बाद 1951 को ये हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, जिससे कि चुनाव आयोग वगैरह ये सारी चीज गठन हुआ और एक रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना 1951 को। और 1952 में पहली सरकार भारत के लोगों के वोटों के द्वारा, जनता के वोटों के द्वारा चुनी गई, जो इलेक्टेड सरकार थी, जिसको शक्ति थी कि जनता ने उसको चुन के भेजा है। अब तब से लेकर के जब देश में सरकारी संस्थाएं बढ़ी, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, एयर इंडिया वगैरह जो थी, ये पहले टाटा की थी, ये भी सरकार में आई, तमाम चीजें बनी, होटल बने, हॉस्पिटल बने, कारखाने बने सरकारी। तो उसमें क्या हुआ कि नौकरियां SC/ST को भी उसमें 22.5% हिस्सा, इस संविधान की वजह से उनकी मजबूरी थी कि अगर 100 वैकेंसी निकालेंगे तो 22.5% वैकेंसी SC/ST के लोगों को आपको भर्ती करना पड़ेगा, चाहे 4th क्लास की हो, चाहे वो आपकी तृतीय श्रेणी की हो, चाहे वो अधिकारियों की हो, आपको उनको हर वर्गों को देना है। इससे संविधान लागू होने से पहले ऐसी कोई बंदिश इस देश के लोगों के ऊपर, जिनके हाथ में सत्ता थी, तो इसलिए हम अछूत थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम जिस काम को हमारे पर थोपे गए थे जातिगत रूप से, उन्हीं कामों को कर सकते थे। हम योग्यता होने के बावजूद भी हम दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इस संविधान आने से क्या हुआ कि जो हमारे पास सफाई का काम थोपा गया था पूरे देश में, कि भाई तुम तो पैदा अगर सफाई कर्मचारी के घर में हुए हो तो आपको वही काम करना है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। जो इनका मनुष्य
पोस्ट मिलती है उसके हिसाब से जो इस पे कायदा कानून था। और जब बाबा साहब ने लगा कि भैया इनको पढ़ाओ लिखाओ स्किल्ड करो और जो इनकी योग्यता हो उस आधार पे इनको सरकार में इनको इनकी योग्यता अनुसार काम करने दो। और वो सिर्फ यही नहीं, सरकार में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी मान लो आपने कंप्यूटर सीख लिया, आप इंजीनियर बन गए, आप वकील बन गए, आप कुछ और आपने डॉक्टर बन गए, तो आपको प्राइवेट जगहों पर भी आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा। तो इस संविधान आने से क्या हुआ, हमें शिक्षा मिली, हमें रोजगार मिले, तो हम शैक्षणिक और आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत होकर के आए। और हम जो सफाई कामगार जाति से हैं, वाल्मीकि समाज जो आज हम कहते हैं अपने आप को, नवल धर्म समाज के लोग कहते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो अपने उधर सुदर्शन महाराज जी को मानते हैं, और अलग अलग पंथ है हमारे बहुत सारे, मगर हम सभी सफाई कर्मचारी जातियों से हैं जो हमारे माँ बाप के ऊपर, दादा परदादाओं के ऊपर सफाई का काम थोपा गया था। तो हमें दो तरह का फायदा था। एक तो ये कि जब कोई रेलवे सरकारी थी या हॉस्पिटल सरकारी या जो इन्होंने एयर इंडिया भेज दी वो सरकारी, तो उसमें जो सफाई कर्मचारी होता था उसमें हम हमारे उसमें से जाते थे जो सीधा परमानेंट लगता था। ठेकेदारी आने से पहले देश में जो एमसीडी में भी पक्के लगते थे ना साहब, आज की तारीख में 50,000 45,000 तनख्वाह, जितनी हमारी तरक्की हुई है ना अभी, क्योंकि हमारे माता पिता गांव से आए, उनके पास कुछ नहीं थे, तो यहाँ के एमसीडी में लग गए, सरकारी होटल में, हॉस्पिटल में, रेलवे में, स्कूलों में लग गए, तो वो पक्के हो गए। उनको उस समय 5,000 6,000 जो खाने के लाले पड़ रहे थे उस समय 2,000 उस वक्त 40 साल पहले 1,500 या 2,000 रुपए की तनख्वाह की बड़ी भारी वैल्यू। बिल्कुल, बहुत 100 का नोट भी इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा 35 पैसे 40 पैसे की वो दूध की बोतल सुबह लेके आते थे ना। तो वो जब पैसा मिला हमें, जब शहरों में आए तो नौकरी मिली पक्की, दूसरा क्या हो, जब पक्की नौकरी मिली तो स्टाफ क्वार्टर मिले ना। और जब शहरों में आ गए, जो हमारे माँ बाप हमें लिया है यहाँ पर हमारी अपनी फैमिली को, तो हमें पढ़ने के रास्ते खुल गए। क्योंकि गांव में तो आज भी जातिवाद है कि नहीं भाई साहब। राजस्थान जैसे इलाके में चले आओ, बच्चे को मार मार के उसने टीचर ने मार दिया था, ठीक है ना, वो मार दिया था उसको। क्यों? क्योंकि उसने जो टीचर था वो ठाकुर था, अब वो बच्चा बेचारा शेड्यूल कास्ट का था, उसमें प्यास लगी, बच्चे को क्या पता, 7-8 साल 10 साल का बच्चा, उसको क्या पता, उसने पानी पी लिया, उसको प्यास लगी थी, बस उसने इसी बात पे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी इसमें पानी नहीं, मेरे मटके में से मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, आपने कैसे ले लिया, मैं ऊंची जाती हूँ। उस बच्चे को इतना मारा कि वो बच्चा मर गया। जब आज भी इतना घोर जातिवाद है तो उस समय कितना होगा। तो हमें कितना फायदा था सरकारी संस्थान होने से। एक तो क्या कि हमें सफाई की कर्मचारी की नौकरी हमारे दादा परदादा को पक्की मिल गई, माताओं बहनों को लग गई, एक घर में 4-4 5-5 नौकरी आ गई। तो उन्होंने हमें पढ़ा लिखा दिया, हमारे लिए घर मकान बना दिए, कुछ हमें मजबूत कर दिया। बहुत सारे लाखों हमारे आदमी हैं कि जो विदेशों में भी पढ़ लिख के चले गए, काम सीख करके चले गए, और यहाँ पर भी देश में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, बहुत सारे उसी समय की तरक्की जो सरकारी नौकरियों से मिली। और जो हमारे पढ़ लिख जाते थे उनको तो उसमें मिल ही जाता था रिजर्वेशन, ठीक है जी। अब कांग्रेस की सरकार ने क्या करा 1992 में कि वो सरकार इसको देश को जो सरकारी संस्थाओं को बेचने वाली नीतियां वो लेके आ गई, जिनको नई आर्थिक नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई आर्थिक नीति। जो निजीकरण का नाम सुना है? निजीकरण सुना है जी? निजीकरण का नाम सुना है? निजीकरण का मतलब होता है जितनी सरकारी संस्थान है सबको प्राइवेट हाथों को बेच दो। अब जो सही सरकारी संस्थान है जिसमें 1,000 आदमी काम करते हैं और जिसमें सरकार एक सफाई कामगार को भी 40,000 50,000 रुपए पगार देती है, तो जब वो लाला के पास चला जाएगा तो लाला देगा तुम्हें 50,000 रुपए तनख्वाह? पक्का नौकरी रखेगा क्या? या तुम्हें स्टाफ क्वार्टर देगा? या तुम्हें इतने सारे बेनिफिट मिलते थे वो मिलेंगे क्या? नहीं। अब लाला तो चाहेगा कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने कमा लूं। तो उन्होंने निजीकरण करके कांग्रेस ने हमारा जो तरक्की हो रखी थी वो सबको उसने शुरू कर दिया, और उसी को फिर बीजेपी की सरकार आई 1997 में, उसने उसको आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई और उन्होंने उसको आइए नेताजी आओ नेताजी आओ महाराज आपको फूल डालो नेताजी, फूल डालो। बैठिए।
क्या डालें? बस मैं थोड़ा उल्टा मत बोले करो यार। इसके बारे में बता दूं, फिर मैं अपने एजेंडे पे बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो 1992 के बाद जो हमारे अधिकार थे, क्योंकि जब प्राइवेट संस्थान होनी शुरू हो जाएंगी और इन्होंने खाली सरकारी चीजें संस्थान ही प्राइवेट नहीं करे, इन्होंने सबसे पहले सरकारी शिक्षा को कमजोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले सरकारी स्कूल थे तो उसमें टीचर भी थे पक्के, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी। हम ही सरकारी स्कूलों से तो पढ़े हुए हैं ना। और बाद में इन्होंने प्राइवेट करने शुरू कर दिए। तो सब ये आज एक छोटा सा स्कूल में नर्सरी चले जाओ, प्ले स्कूल, उसमें भी 1000 रुपए फीस मांगते नहीं मांगते, और एडवांस भी मांगते हैं दुनिया भर का। अब सरकारी स्कूल थे तो हम पढ़ लिख लिए फ्री फंड में, पढ़ लिए है ना। और जब सरकारी चीजें ना शिक्षा रहेगी ना संस्थान रहेंगे तो हमें एजुकेशन और रोजगार नहीं मिलेगा। अब हम ठेकेदारी लिया है, ये 1992 में ठेकेदारी, निजीकरण के साथ ठेकेदारी, आउटसोर्स। तो उससे क्या हो गया कि ठेकेदार तो हमारा खून चूसने वाला आदमी आ गया। भाई दिल्ली अब ये एक तो मिनिमम वेज दे रहे हैं, 50,000 नहीं दे रहे हैं, 15,000 14,000 सरकार दे रही है ठेकेदार को। और ठेकेदार क्या कर रहा है, आपका वो कार्ड ले लेता है, एटीएम कार्ड। पैसे तो बैंक में पूरे डालता है, लेकिन वो एटीएम से निकाल के 2-3 हजार उसमें से रख लेगा और बाकी आपको दे देगा। नहीं, वो सैलरी आने से पहले से हाँ। और 8 घंटे की ड्यूटी की जगह कितने 12-12 घंटे। और अभी एक और बीमारी फैल गई है, मुझे फोन आ रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने छुट्टी कर ली, एतवार की भी, वीकली ऑफ भी, बिना बोले ठेकेदार के, तो एक छुट्टी की जगह 2 छुट्टी 3 छुट्टी वो काट रहा है। और एक और क्या खतरनाक बीमारी आ गई कि इन्होंने जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी पहले होती थी 4-5 साल 6 साल एक ठेकेदार चल जाता था। अब इनके खून मुंह लग गया है कि अब ये हर 6 महीने में या 1 साल में ठेकेदार बदल रहे हैं। और जो कर्मचारी हैं उनसे 10 से 20,000 30,000 25,000 उनसे पैसे घूस मांग रहे हैं। जो पुराना बंदा है 70,000 रुपए 40,000 रुपए देगा, हाँ, तब करेगा। जो नया आ रहा है वो 80,000 रुपए भर्ती के देगा। तो ऐसे खून चूस रहे हैं। मान लो कि आप ठेकेदार की नौकरी है, एक तो तनख्वाही वैसे कम है, बिल्कुल कम। दूसरा अगर आप 40,000 50,000 हम पे है नहीं, हम कर्जा लेके भी देंगे। और कहीं ठेकेदार को अगले दिन कोई आपकी शिकायत होगी, आपको कान पकड़ के बाहर कर देगा, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। और उसके बाद आप 40,000 रुपए कहाँ से भरोगे। तो ये तमाम बीमारियां 1992 के बाद जब निजीकरण करा संविधान के खिलाफ, इस संविधान में निजीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। और हम SC ST हमारे लिए स्पेशल अधिकार बाबा साहब ने दिए, हमें शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था इन सरकारों को। लेकिन ये सरकारों ने, जिनको हम वोट देते आए, 60 साल हम कांग्रेस को आंख मूंद के देते आए साहब। बिल्कुल बिल्कुल आंख मूंद के आज भी मिल जाएंगे बहुत सारे, हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं जी। बिल्कुल जी, अभी भी है कुछ। वो तो थोड़े व्यवस्थाएं पढ़े लिखे लोग आए, नौजवान आए, जिन्होंने कहा भैया इनको क्या, हमने कांग्रेस के टाइम पे तो ठेकेदारी आई ना। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली सरकार के लोग हैं, शीला दीक्षित भी 15 साल रही, उस समय मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे 10 साल। तो ये चाहते तो पक्के कर सकते थे ना। लेकिन ये 1992 की नीतियों को चला रहे हैं, तो कैसे पक्के करेंगे ये। इनका तो टारगेट में नहीं था ना। और अब मोदी ने आकर के वही कर रहा है और ठेकेदारी बढ़ा रहे हैं। लाल किले से बोल रहे हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमें तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई तो हो गई बहुत भयानक, महंगाई तो हो गई जी, लेकिन तनख्वाह 1 रुपया नहीं बढ़ी। ठेकेदारी में तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। ठेकेदारी और खतरनाक तरीके से 12,000 10,000 से ऊपर कोई। तो अब इन्होंने क्या कर दिया देखो। बाकी तो इनके संत महात्मा बोलते थे हिंदू राष्ट्र लाएंगे। और एक और बात समझ लो कि ये जो संविधान बाबा साहब ने लागू करा 26 जनवरी 1950 को, उन्होंने इस देश में हिंदू राष्ट्र को खत्म करके जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की, वो हिंदू राष्ट्र, जिस हिंदू राष्ट्र में हमें कोई अधिकार नहीं था, मनुवादी हिंदू राष्ट्र, मनुवादी व्यवस्था, मनुवाद उनका सिद्धांत है हिंदू राष्ट्र का। जैसे भारत है ना, भारत, उसका संविधान क्या है, ये वाला संविधान। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या है, मनुवाद, मनुस्मृति। मनुस्मृति में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हम अछूत है इस देश में। और आपको फिर दोबारा से वो ये छूत बनाना चाहते हैं। झूठन खाना देते थे, हमारी बहन बेटे जाती थी ना वो मोहल्ला करने, और फिर उसके बाद जाती थी वो करके अपना वो हाथ आगे फैलाती थी और ऊपर से रोटियां फेंकते थे, सूखी झूठी इस तरह बेचते थे, करते थे ना। ये तो पता होगा पुराने लोगों को। तो क्या वही व्यवस्था चाहते हो भाई, वही व्यवस्था चाहते हो। देखो इनके साधु संत बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र लाएंगे, कोई सुदर्शन चैनल का मालिक वो इस संविधान के खिलाफ वो शपथ दिलवा रहा था।
अब तो इनका जो प्रधानमंत्री जी का जो आर्थिक सलाहकार समिति का जो चेयरमैन है विवेक देवराय, उसने कह दिया पिछले हफ्ते की संविधान को बदल दो, इसको खत्म कर दो। और इसको क्यों खत्म कर दो, इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ये है कि संविधान की वजह से जो उनके अछूत थे, जो उनके पैदाइशी गुलाम थे, उनके मनुस्मृति ने, उनके भगवानों ने जिनको इनकी गुलामी के लिए पैदा किया था, बाबा साहब के संविधान ने उनको इनके सर पे बिठा दिया, इनके बराबर बिठा दिया, इनके सर पे बिठा दिया। भाई जब एक हमारा बच्चा को पढ़ लिख के IAS अफसर बन जाएगा तो इनके सर पे बिठा दिया ना। जब हमारा कोई आदमी जब चुनाव लड़के और जब वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, तो वो अपर कास्ट अगर मान लो चपरासी है, कुछ है, तो उनके ऊपर बिठा दिया ना। और बाबा साहब ने इसमें लिख दिया कि सारे लोग कानून के सामने जितने नागरिक है सब समान है, सब समान बराबर। तो कह रहे हैं कि यार हम तो बड़े थे, ब्राह्मण सबसे ऊंचा था, क्षत्रिय उसके बाद था, वैश्य उसके बाद था, और ये शूद्र उसके बाद थे, ये सब हमारे गुलाम थे। और हम जो अछूत थे वो शूद्र भी नहीं थे, हम उससे भी बाहर थे, हम उसकी श्रेणी से भी बाहर थे। हम खूब शोषण करो इनका, जितने मर्जी जूते मारो, जब मर्जी पीट लो, इनसे अपनी गुलामी कराओ, गंदे पेशे कराओ, और तनख्वाह नहीं देनी है, जो उसने दे दिया दया करके वो ले लेना, मांगना कुछ नहीं। इसलिए इनको तकलीफ है कि इस संविधान को हटाओ। हमने अभी संविधान 40 शुरू किया था, 14 मई 2022 से संविधान की हम घर घर प्रचार कर रहे थे, खूब हमने वो भी बांटे। लेकिन अब से दोबारा से ये हो गया पिछले हफ्ते से कि भाई संविधान को बचाना है। और अगर ये मनुवादी अगर दोबारा से सत्ता में आ गए 2024 में, तो सबसे पहला इनका एजेंडा होगा कि इस संविधान को हटा के इन्होंने वही मनुस्मृति पे आधारित संविधान को ला देना है, जिसमें कि हमारी कोई जगह ना हमें वोट का अधिकार होगा, ना संगठन बनाने का अधिकार होगा, ना वोट देने का अधिकार होगा। अभी हमारे पास वोट का अधिकार है ना, तो इसीलिए हमारे घरों में आते हैं, ये मजबूरी में चुनाव के टाइम रोटी भी खाने आते हैं। और आजकल तो इन्होंने कर दिया कि हमारे सफाई कामगारों को बुला करके हवाई जहाज से अपने घर में रोटी खिलाते हैं, पैर छूते हैं उनके, पैर धोते हैं उनके। वो किसकी वजह से? वो इसलिए नहीं कि ये बड़ा इनके दिल में हमदर्दी आ गई है, या हमारे ये इस वोट लेने की चक्कर में, अगर ये संविधान बदल के जिसमें तुम्हारा वोट का अधिकार है, अगर ये अपना मनुस्मृति लागू करने में कामयाब हो गए, तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लिया, तो फिर ये वोट के चक्कर में आते थे तो वो भी नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि भाई इसको बचाना है, संविधान बचाना। ये बचाने की जिम्मेदारी है कि नहीं साहब? बिल्कुल बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या रास्ता है? देखो, हम तलवारों से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और अभी हमारे पास वोट की शक्ति है। बिल्कुल। जो बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ा हथियार, जिसको कि हम ऐसे ही किसी को भी दे देते हैं, अरे वोट गिरना है दे दो किसी को, और घर आके बैठ जाते हैं। बाबा साहब ने इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम ऐसे ही वोट डालाओगे किसी को भी, और 5 साल पूछोगे भी नहीं विधायक को, सांसद को, मंत्री को कि भाई हमने तुझे वोट दिया था, अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, तूने हमारे लिए क्या किया? उससे हिसाब भी नहीं मांगोगे। बस कुछ पौवा दे दिया, कुछ खिला दिया, कुछ पैसे दे दिए, तो बस उसी में अपना ऑर्डर है, घेर दो, कोई बात नहीं। क्यों भाई? सही करना, ऐसा ही है साहब। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान बचाना हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। हम 70 सालों से इन्हीं मनुवादियों को, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी फलानी पार्टी, कभी डिग्री, इन्हीं को दिए जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो लेकिन मैं आपसे एक आपके सामने सुझाव रख रहा हूँ, और मैं पूरे देश में जा रहा हूँ आपके सामने इस संविधान को बचाने की खातिर, क्योंकि मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया पिछले 1 साल 1.5 साल से, मैं उसको कह रहा हूँ कि भैया इस संविधान को बचाना, और संविधान को अब कैसे बचाना ये हमें सोचना है। भाई कांग्रेस ने इस संविधान को तोड़ने की पूरी कोशिश की, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए, निजीकरण की नीतियां, देश को बेचने की नीतियां वो लेके आए। हमारी पक्की नौकरी और हमारा रिजर्वेशन, हमारी शिक्षा किसने खत्म किया? कांग्रेस ने, क्योंकि वो नीतियां लेके आए, और उन नीतियों को किसने आगे बढ़ाया? बीजेपी ने। तो इन दोनों को हम ले आएंगे सत्ता में, तो क्या ये संविधान बचेगा? क्या बचेगा? नहीं। तो इसलिए हमें तीसरी शक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि हमें तीसरी शक्ति कौन सी हमें होनी चाहिए कि जो हमें बचा पाए। उसके लिए हमें लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत में है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिल्ली में ताकत में है, उत्तर मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में, और भारत की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है, जाता है ना। बिल्कुल मोदी भी गुजरात से आके उत्तर प्रदेश से लड़ा, बनारस से, बिल्कुल क्योंकि उसको पता है जब तक उत्तर प्रदेश नहीं जीतेंगे हम सत्ता में नहीं आ सकते। और वहां पर कौन ताकत में, इनको कौन चुनौती दे सकती है? हमारी कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। जो बहन जी, तो पूरा देश छोड़ दो, अगर हमने उत्तर प्रदेश में हमने सबने मिल करके, क्योंकि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग रहते हैं, हम नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन हम दिल्ली में उन लोगों को कह सकते हैं जिनके गांव हैं, जिनके परिवार हैं, जिनके वोट हैं वहां पे, और यहाँ से अपील कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि भाई बाकी छोड़ दो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट डाल दो कि वहां 50 से 60 सीटें बहन जी जीत जाए। अगर बहन जी 50-60 सीट वहां जीत गई, जो जीत सकती है, क्योंकि 1.5 करोड़ वोट उसके पास आया हुआ है, 10 सांसद अभी हैं बीएसपी के उत्तर प्रदेश में, अगर वहां जोर लगा दिया हम सबने मिलके, कोई प्रचार कर सकता है, कोई पैसे दे सकता है, कोई अपने लोगों को बता सकता है, कोई अपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकता है, कोई वीडियो डाल सकता है, कोई फेसबुक पे अपील कर सकता है, कोई अपने इलाकों में चर्चा कर सकता है, इतना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर। तो अगर हम बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में शक्ति दे देते हैं और 2024 में 50 सीट अगर बहन जी जीत जाती है, तो ये दोनों मनुवादी हिल जाएंगे, इनका दोनों का जनाधार कम हो जाएगा, और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने को ही मजबूर हो जाएंगे। तो ये हमारा संविधान बच सकता है। वरना अभी नई संसद, आपने देखा था, नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन में नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रपति को तो बुलाया ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने एक छड़ी रखी है, पता है, सुना ना, संगोल, हल्ला मचा था ना, संगोल रखा है, एक छड़ी रखी है, छड़ी है, उसने उसकी स्थापना कर दी। वो छड़ी क्या है? वो राजशाही का प्रतीक है। 13वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का शासन होता था भारत के किसी कोने में, वो हिंदूवादी शासन था। उसका जो राजा मरता था, अपने उत्तराधिकारी को, या बुढ़ा होता था, तो अपने नए उत्तराधिकारी को, जैसे सोनिया जी ने उसको राहुल गांधी को दिया ना, या जैसे बहन जी ने अभी अपने आकाश आनंद जी को दिया है, नौजवान को, उसी तरह जब बुढ़ा होता था राजा या मर जाता था, तो अपने जो राजा बनता था उत्तराधिकारी, उसको वो छड़ी जिसको छड़ी देती वही राजा होगा। तो राजशाही मतलब अब वोट का राजदंड, ये राजदंड है, संगोल कि इसका मतलब मोदी जी ने कह दिया कि भैया 2024 में हम आ गए, तो फिर तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, फिर मैं खुद अपनी मर्जी से जिसको मन में राजा आएगा उसको राजा बनाएंगे, अब आपकी जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया, उससे पहले इस देश में क्या व्यवस्था थी? राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अर्थात जो राजा की रानी से पैदा होएगा बच्चा, वही उत्तराधिकारी होता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया तो रानी जितने भी थे, फिर रानी के पेट से बच्चा नहीं, राजा नहीं बनेगा, फिर पेटी से राजा बनेगा। पेटी में आप वोट डालोगे, जिसका ज्यादा वोट आएगा वो राजा बनेगा, जनता चुनेगी राजा। जनतंत्र, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनता द्वारा स्थापित सरकार, जनता मालिक। तो आप खुद मालिक रहना चाहते हो क्या भैया? फिर आप उसी राजशाही में उसमें जाना चाहते हो, अब आपको तय करना है। तो मेरी अपील ये है कि देखो, एक तो संविधान बचाने के लिए अपील डालो, सरकार को लिखो। देखो आप ये सोच रहे हो कि आप जो व्हाट्सएप चलाते हो, या जो आप वो करते हो, फेसबुक चलाते हो, या आप कोई ट्विटर चलाते हो, या किसी भी तरह कोई मैसेज डालते हो, तो ये मत समझना कि वो आप तक ही रह जाता है, कोई नहीं देख रहा, वो उसको सैकड़ों लोगों तक पहुंचता है। एक काम तो आपको करना है, संविधान बचाओ अभियान को आपने लोगों को अपील करनी है कि हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है, उसकी अपील करनी है। और दूसरी बात ये कि आप हमने ये कहना है कि भैया हमने 70 सालों से इन्हीं पार्टियों को हम वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन अब की बार संविधान की खातिर हम बीएसपी के ना सदस्य हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के हम नेता हैं, ना हम कुछ, हमने अपना मिशन चलाया था ना, अपना कैंडिडेट भी लड़ाया था। लेकिन हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ छोड़ करके अब बहुजन समाज पार्टी को ताकत देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी गुलामी पक्की है। अगर हमें कोई बचा सकता है राजनीतिक रूप से, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, वरना हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना हमारे सामने चुनौती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है।
देखो उत्तर वहां आपके राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत में है। 6 विधायक जीते थे उसके, और अब की बार भी आज वहां पर रैली चल रही है। आज 29 तारीख है ना, नहीं 29 को बड़ी रैली होनी है जयपुर में, और 16 दिन से वहाँ बीएसपी का आकाश आनंद घूम रहा है। तो हम जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी को ताकत दे सकते हैं। अपनी भावनाएं भूल जाओ, आप कांग्रेसी थे, बीजेपी वाले थे, जो थे, लेकिन अब एक बार 2024 में एक बार कैड़ा मन करके अपनी भावनाओं को दूर रखे इस महान संविधान की खातिर और अपने आने वाली पीढ़ियों की को आजादी बचाने की खातिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करना है, करवाना है, उसका प्रचार करना है। ये मेरा सुझाव भी है, ये मेरी अपील भी है, और ये मेरी प्रार्थना भी है आप सबसे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद साहब। अब आपका शुक्रिया। ये रह गया छोटा सा। अब इसके बारे में आप लोगों ने कुछ कहना है तो आप जरूर कह सकते हैं साथी, किसी ने भी कुछ कहना है तो। गणेश जी हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आप हमें खड़ा करेंगे हम आपके साथ ही रहेंगे, जहाँ आप बोलोगे हम आपके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद सर जी। सोनू भाई जी, आप भी थोड़ा जो मैंने अभी कहा है ये सुझाव पे, प्रार्थना पे आप बताइए, जो मैंने कहा ठीक कहा गलत कहा है। आपने सही कहा है, हम आपके साथ समर्थन है हमारा, पूरा समर्थन है सर, पूरा समर्थन है हमारा आपके लिए। जी धन्यवाद जी साहब, पीछे नहीं है हम आपसे, हमारा समर्थन है। धन्यवाद सर। हाँ जी मान्यवर साहब। हमारा भी समर्थन है साहब, और खूब अच्छी तरह से मेहनत करेंगे इस बारे में। ये नहीं कि ले समर्थन ही है, आगे तक भी कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद साहब। जी साहब, आगे तक कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी आपके साथ ही है साहब। धन्यवाद जी। बाबू जी आप बहुत सीनियर आदमी है, बस एक चाहिए, एक वोट आपका, क्योंकि एक वोट हमारी हाँ हमारी जो गुलामी है उसको रोक सकती है। हाँ जी अमन भाई। हाँ जी सर। ये हमारे अधिकारों की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, हम आपका समर्थन करते हैं। धन्यवाद सर। अमन जी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय हो, ये हो बात है। विनोद जी, मास्टर जी, बिल्कुल। आप तो वैसे रहोगे, आपको तो पकड़ लेंगे, ठीक है नहीं? चलो साथियों।